हेलो दोस्तों। इंसान पैसे कमाने के लिए कितने सारे तरीके ढूंढता है, लेकिन खूब सारा पैसे कमाने के बाद भी हमेशा अमीर बने रहना आसान नहीं है। तो क्या तरीका है कि अमीरी हमेशा आपके साथ ही रहे? आज हम सीखेंगे कि वो इंडियन मार्केट में इन्वेस्टमेंट के ऊपर सबसे बेस्ट बुक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कॉफी कैन इन्वेस्टमेंट की। इसलिए दोस्तों बने रहिए वीडियो के एंड तक, पर उससे भी पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबा के ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए नोटिफाई होती रहिए। तो आइए मिलते हैं मिस्टर शर्मा जी से। ये मुंबई के पोश इलाके में रहते हैं, लेकिन इनके पास घर, गाड़ी, स्टेबल नौकरी और एक बहुत ही सुंदर बीवी और दो प्यारे प्यारे बच्चे हैं जिनके नाम है शुभम और साक्षी। इनके बेटे शुभम ने 12th में 94% स्कोर किया है। तो उसी खुशी में मिस्टर शर्मा ने घर में पार्टी रखी है जिसमें सारे फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स आए और शुभम को ढेरों बधाइयां दी। साथ ही ये भी बोला कि उसकी लाइफ भी अपने पापा की जैसे ही सेट है। ये सुनते ही मिस्टर शर्मा थोड़ा घबरा गए। दरअसल दोस्तों, भले ही मिस्टर शर्मा अपने वेल्थ को लेके चिंतित नहीं दिखे, पर एक्चुअली में वो बहुत ही चिंतित थे। इसको समझने के लिए आइए हम मिस्टर शर्मा की कहानी सुनते हैं। दोस्तों, मिस्टर शर्मा ने भी बहुत ही मेहनत से 12th में 96% लाए थे। फिर उन्होंने बहुत ही अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग की, फिर MBA किया। फाइनली उनको फॉरेन में 2 लाख पर मंथ का एक जॉब ऑफर आया। अब 2 लाख की मंथली सैलरी 1990s में बहुत ही बड़ी बात थी, क्योंकि आज की डेट में यदि हम उसको 7% की रेट से कैलकुलेट करें तो लगभग 20 से 25 लाख के ही बराबर है। तो शुरू में तो इनको जॉब में बहुत मजा आया, लेकिन 20 से 22 साल बाद तब उनके रिटायरमेंट में बस 10 साल बाकी हैं, तो ये एकदम से थक हार चुके हैं और बहुत ही दुखी थे, क्योंकि उन्होंने जॉब शुरू करते टाइम सोचा था कि वो 40 की उम्र में ही रिटायर होके अपने सारे सपने पूरे करेंगे। पर अब वो 50 साल के थे और उनके कोई प्लान पूरे नहीं हुए थे। होते भी कैसे? उन्होंने अपने रिटायरमेंट को लेके कुछ सोचा ही नहीं था, क्योंकि दोस्तों शुरुआत में ही इन्होंने कुछ साल बिल्कुल सेविंग नहीं की। फिर अपने पेरेंट्स के समझाने पर इन्होंने EMI पर एक घर ले लिया। फिर 30 की उम्र में शादी करके जब इनको पहला बच्चा हुआ तब इनको लगा कि सेविंग करना चाहिए, तो फिर उन्होंने अपने पेरेंट्स के कहने पर बैंक FD में इन्वेस्ट किया। तो दोस्तों, हम ये देख सकते हैं कि मिस्टर शर्मा के पेरेंट्स ने उनके लाइफ के 3 मेजर डिसीजंस लिए। नंबर 1, क्या पढ़ना है। नंबर 2, किससे शादी करनी है। नंबर 3, कहाँ इन्वेस्ट करनी है। दोस्तों, ये जो लास्ट डिसीजन था उनका, वो थोड़ा गड़बड़ था। उस टाइम शेयर मार्केट एकदम नया था, लोग ट्रेडिंग पर ज्यादा फोकस करते थे और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड नहीं थे। तो अब मिस्टर शर्मा को भी अपने फ्रेंड से इसके बारे में पता चला और इन्होंने स्टॉक्स खरीदना और बेचना शुरू कर दिया। इनको जो भी प्रॉफिट होता वो अपने कलीग्स को जाके जरूर बताते थे। फिर तो दोस्तों, कंपनी में सबने स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना शुरू किया और प्रॉफिट को एक तरह का कंपटीशन बना लिया। मिस्टर शर्मा ने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के बारे में भी सुना और एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग को होम लोन देके एज एन इन्वेस्टमेंट खरीद लिया। साथ ही अपने फ्रेंड्स के एडवाइस पर उन्होंने कुछ स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी किया। पर फिर आया 2008 का मार्केट क्रैश, जिसके कारण उनका स्टॉक्स का पोर्टफोलियो पूरा ही वॉश आउट हो गया। आफ्टर ऑल उन्होंने सारे पेनी और स्पेकुलेटिव स्टॉक्स पर ही तो पैसे लगाए थे, इसलिए बल्क स्टॉक्स के हाई ग्रोथ पोटेंशियल के बाद भी क्रैश के बाद इन स्टॉक्स की वैल्यू 0 हो गई। मिस्टर शर्मा ने स्टॉक्स में इन्वेस्ट ना करने की कसम खा ली। वैसे तो इनकी ज्यादा इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में थी, जहां अभी भी इन्होंने एक नए बिल्डिंग में इन्वेस्ट किया था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जो प्रोजेक्ट 2 साल में खत्म होने वाला था वो 5 साल लग गए। बिल्डर ने तो सारे पैसे ले लिए, पर मिस्टर शर्मा का काम तो अटक गया। ना ही वो प्रॉपर्टी सेल कर पा रहे थे, ना कि रेंट पर लगा पा रहे थे। इन्हीं सब चीजों के कारण वो बहुत स्ट्रेस में थे और खुद को अंडर अचीवर समझते थे। उनके पास रिटायरमेंट का कोई प्लान नहीं था और साथ ही FD की कुछ सेविंग के अलावा उनके पास कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट भी नहीं था। मिस्टर शर्मा के मंथली एक्सपेंसेस 30 लाख पर मंथ के हिसाब से रहे, यानी कि आने वाले 10 सालों में इन्हें चाहिए थे 9 करोड़ रुपए। अब इतने प्रॉब्लम्स में फंसे मिस्टर शर्मा को आखिर कौन बचाएगा? इसका जवाब है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इससे पहले आइए हम मिस्टर शर्मा से हुए गलतियों को देखते हैं। नंबर 1, कोई भी क्लियर इन्वेस्टमेंट प्लान का ना होना। हमने देखा था दोस्तों कि मिस्टर शर्मा जहां मन होता है वहां इन्वेस्ट करते हैं और इनके पास कोई इन्वेस्टमेंट प्लान की नॉलेज नहीं थी। जैसे रियल एस्टेट में एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करके एक बड़ा रिटर्न मिलता है तो लोगों को लगता है कि ये स्टॉक से ज्यादा अच्छा ऑप्शन है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देख ही चुके हैं कि रियल एस्टेट भी फंसा देता है।
नंबर 2, स्टॉक्स को अच्छे से डाइवर्सिफाई नहीं किया, साथ ही रियल एस्टेट में इन्वेस्टेड अमाउंट से इनको कुछ ज्यादा अच्छे रिटर्न्स मिल नहीं रहे थे, इसलिए ये भी इनकी गलती थी। नंबर 3, स्टॉक मार्केट में पार्ट टाइम ट्रेडिंग करके इन्होंने इसको एक एंटरटेनमेंट गेम बना दिया, जबकि वो चाहते तो अच्छा वेल्थ जनरेट कर सकते थे। नंबर 4, ट्रेडिंग करके इन्होंने बहुत ही ज्यादा टैक्स और फीस पे किए हैं। नंबर 5, बिना कॉस्ट देखे रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट किया। रियल एस्टेट में स्टैंप ड्यूटी, ब्रोकरेज, रजिस्ट्रेशन जैसे भी बहुत से कॉस्ट पे करने होते हैं। इतना तो हम समझ ही गए कि फाइनेंशियल नॉलेज का ना होने से आप इन्वेस्टमेंट में गड़बड़ करते ही हो। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए ताकि हम आपको ऐसे ही नॉलेज आप तक लाते रहे। दोस्तों, कॉफी कैन इन्वेस्टमेंट बुक आप ऑडियो में कुकू एफएम पे भी सुन सकते हो। अब क्या होता है ये कॉफी कैन इन्वेस्टमेंट? दोस्तों, 1984 में एक फाइनेंशियल एडवाइजर रॉबर्ट कर्बी ने ये ऑब्जर्व किया कि कुछ लोग कम रिस्क लेके भी बहुत अच्छा रिटर्न्स कमा लेते हैं। रॉबर्ट काफी लोगों को फाइनेंशियल एडवाइस देते थे। तो एक दिन एक आदमी आया और रॉबर्ट के बताए गए तरीके से स्टॉक्स बाय और सेल करने लगा था। साथ ही वो अपनी वाइफ के लिए भी रॉबर्ट के सेम एडवाइस को कॉपी करने लगा, लेकिन वो अपनी वाइफ के अकाउंट से खरीदे हुए स्टॉक्स को सेल नहीं करता था। कुछ कारण से उस आदमी की यंग एज में ही मौत हो गई, तो उसकी सारी वेल्थ अब उसकी वाइफ को मिल गई। जब उसकी वाइफ रॉबर्ट के पास आगे की स्ट्रेटेजीज जानने गई और अपने हस्बैंड का पोर्टफोलियो शेयर किए, तो रॉबर्ट बिल्कुल शॉक हो गए, क्योंकि एक पोर्टफोलियो में रॉबर्ट के एडवाइस अनुसार बाइंग और सेलिंग हो रही थी, वहीं दूसरे पोर्टफोलियो में बस बाइंग हो रही थी। और दोस्तों, इस दूसरे पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस पहले के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा अच्छा था। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि कुछ स्टॉक्स की वैल्यू अब बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। एकेडमिक फाइनेंस के लोग आपको एडवाइस करेंगे कि आप ऐसे विनिंग स्टॉक्स को सेल करके प्रॉफिट कमा ले, जो एक यूजलेस स्ट्रेटेजी है। रॉबर्ट कर्बी ने ये कॉफी कैन इन्वेस्टमेंट टर्म कॉइन किया, जहां कुछ सालों के लिए अपने पोर्टफोलियो को बिल्कुल भी कुछ नहीं करते थे। जैसा पहले के टाइम पर लोग अपने गोल्ड या स्टॉक्स के पेपर्स को एक कॉफी कैन में रख के सालों के लिए भूल जाते थे, और जरूरत पड़ने पर जब अचानक उसको खोलते थे तो उसमें से कुछ की वैल्यू तो बहुत ही ज्यादा होती है। जैसे इस कपल के $5,000 10 साल में $8 लाख में बदल गए। ऐसा ग्रोथ रॉबर्ट के बाय एंड सेल वाले पोर्टफोलियो में नहीं हुआ था। दोस्तों, इंडिया में हम ना कॉफी कैन यूज करते हैं, ना ही अब शेयर्स को एज पेपर्स रखा जाता है। इसलिए इन सब से बचने के लिए आप अपने ब्रोकर के दिए हुए इन्वेस्टमेंट ऐप पर इन्वेस्ट करके उसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं, ताकि आप बाय एंड सेल के गेम से बच सके। वैसे भी हमारे शेयर्स तो CDSL के अकाउंट में स्टोर होते हैं और डिविडेंड्स तो हमें डायरेक्टली बैंक अकाउंट में मिल जाते हैं। ब्रोकर्स का ऐप तो बस एक प्लेटफॉर्म होता है जहां से बाय और सेल होता है, इसलिए ये ऐप अनइंस्टॉल मारना ही बेस्ट होगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी कुछ बातें इन्वेस्टमेंट के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों कि आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी जरूर मिली होगी। थैंक यू।